संघर्षों में कटता है तो कट जाए सारा जीवन, कदम कदम समझौते करना अपने बस की बात नहीं। इन लाइनों को चरितार्थ करते हुए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का पूरा दौर देखा, लेकिन अंततः सफलता हासिल की और एक मिसाल कायम की। एसके सक्सेना छतरपुर जिले के लौह कुश नगर के हैं, जो डाइट प्राचार्य के पद पर रहे और इसके बाद अब सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका बुंदेली दर्पण में। नमस्कार। नमस्कार राजन जी। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लौह कुश नगर और जिस समय 90 का दशक यहाँ सुविधा विहीन, संसाधन न होते हुए किस तरीके से संघर्ष का सफर आपका शुरुआत हुई? ग्रेजुएशन के दरमियान ही इस ओर मैंने सोचा था कि मैं अभी सिविल सेवा की परीक्षाएं को दूं, प्रयास करूं। इसी दरमियान में चूँकि शुरुआती दौर में पिताजी ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी, तो मैं काफ़ी विलम्ब से इस तैयारी को कर पाया हूँ। लगभग किस एज से शुरुआत की आपने? मैंने 1992 में सिविल सेवा का मेरा बहुत इच्छा रहती थी, दिली इच्छा कि मैं भी IAS बनूं, बट मुझे वो मौका नहीं मिल पाया। 1992 में जब एक बार एज को बढ़ाया गया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसमें मैं रैंक में आ गया। तो उसी तरह मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे अभिन्न मित्रों के द्वारा मेरे को सहयोग किया गया जो यहाँ लोकल लेवल पर थी, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है श्री सुरेश शर्मा जी, जो अंकित स्टेशनरी वाले हैं। उनके द्वारा मुझे उस समय पत्रिकाएँ यहाँ नहीं आती थी, वो पत्रिकाएँ मुझे बाहर से प्रोवाइड कराते थे, रखते थे। इस तरह से मैं संघर्ष की शुरुआत जो आपने बताया कि लौह कुश नगर में ना तो उस समय कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, कुछ नहीं, ना ही ये जो आजकल मोबाइल और ये सारी कुछ नहीं था। ये सब सुविधाएं थी, सबसे दूर थी, बिल्कुल लिंक नहीं थी बिल्कुल किसी प्रकार से कि कहीं बात करना है तो अर्जेंट कुछ बात कर सके। अब जैसे बाहर शहरों से जुड़े तो जरूर मैं सुबह जा करके पहले STD आए, वहाँ फ़ोन कर दिया, वहाँ फ़ोन करके बता दिया भैया शाम को 7 बजे मैं बात करूँगा। शाम को दोबारा आते थे, फिर बात करते थे, उनको अपनी समस्या बताते थे। उस संघर्ष की कहानी बताइए कि जब आप कैसे आपके मन में विचार आया और आपने किताबें इधर किसी मित्र से ली और फिर वो पूरी कहानी सच्ची। वो एक्चुअली क्या है कि मैं जिला स्तरीय जो भी परीक्षाएं होती थी फार्म भरता था, मेरा सिलेक्शन होता था छतरपुर जिले में मेरा सिलेक्शन अवश्य होता था। लौह कुश नगर तहसील से जिला स्तरीय जो पद होते थे उन पर जो सिलेक्शन होते थे, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, हौसला बुलंद होता है कि यार हम आगे भी तैयारी करें, हम आगे तैयारी करें। तो ये मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है। दूसरा क्या नाम करके सिविल सेवा के बारे में जब सुना तो फिर सिविल सेवा की ओर रुझान गया, लेकिन समय पर तैयारी नहीं कर पाया था। जब काफ़ी मैं 28 साल 29 साल का हो गया था तब मैंने तैयारी शुरू की थी इसकी। लेकिन मैं तो एज का वो ना, उसमें क्या है कि सिविल सेवा में 28 साल उस समय शायद अपर एज लिमिट रहती थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से या जो भी रीजन रहे हों, संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस दिल्ली के द्वारा इसको 32 साल किया गया था। तो उसमें मैं रैंक में फंस गया और एक ही बार की किया गया था, एक ही चांस दिया गया था। तो उस दरमियान मैं मित्रों से, जो मेरे पास मटेरियल नहीं था, तो मैंने जो PG इकोनॉमिक्स से किया है वो किताबें मुझे कुछ मित्र के द्वारा मिली, तो मैंने उनसे फिर अध्ययन किया और जो मेरे को अवेलेबल हो पाया पत्रिकाएं वगैरह जैसे भी जहाँ, तो मैं उनका सहारा लेकर के तैयारी किया। लेकिन 6 महीने की तैयारी इसमें मायने नहीं रखती। ये ब्रॉड सिलेबस होता है, डीपली अध्ययन करना होता है, तो इसमें साल 1.5 साल 2 साल तक का भी समय लग जाता है। जबकि जब आप परफेक्ट होते हैं, मतलब परिपूर्णता की ओर पहुंचते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप परिपूर्ण हो ही जाए। हमने सुन रखा है कि कई जो है नौकरियां हाँ उस दरमियान में, और आपने उन्हें हाँ उस दरमियान में मेरा क्या है कि जैसे मैंने यहाँ हायर सेकेंडरी अपने यहाँ कहलाती है, हायर सेकेंडरी के बाद ही मुझे उप शिक्षक, सहायक शिक्षक, मिनी PSC हुई थी, उसमें भर रिटर्न में भी, उसमें इसके अलावा भी आगे मतलब शिक्षक के क्षेत्र में मुझे कई चांस मिले। कम से कम 5, 6, 7 बार मैं टीचर्स की नौकरी में सेलेक्ट हुआ हूँ प्राइमरी टीचर्स के लिए, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मेरा क्या नाम करके विलेज सचिव, ग्राम सहायक में भी सिलेक्शन हुआ था, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और नगर पालिका अधिकारी 3री श्रेणी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और रिटर्न में बहुत अच्छे मैंने मार्क्स प्राप्त किए थे, 100 में 96। मुझे जब पत्र मिल जाता है कभी देखने को
तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि उस दरमियान में देखिए 100 का क्वेश्चन है और 96 क्वेश्चन मेरे सही थे, जो अंक पत्र मिला था, अंक पत्र मिला था उसको मुझे। लेकिन किस्मत होती है, नहीं मैं कर पाया उस चीज़ को। इग्नोर क्यों कर देते थे? ललक कुछ आगे थी या इग्नोर करने का ये रहता था कि लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में हम नेतृत्व कर सकें और जितना अधिक से अधिक हो सके मैं पब्लिक में लाभ दे सकूं, ये भावना रहती थी। और जैसे छोटी नौकरी कर लो तो आप एक जगह तक केंद्रित हो जाएंगे, वहीं तक, उसके आगे फिर आप काम नहीं। और लीडरशिप के लिए आपको एक उच्च स्तर पर पहुंचना जरूरी है। जैसा आपने बताया कि उस समय का दौर रहा, जो 19 का दौर रहा होगा लौह कुश नगर में, तो यहाँ पर ना तो कोई मार्गदर्शक रहा होगा, ना उस समय लाइब्रेरी रहती थी। आपने बताया 28 की उम्र से आपको लगा कि नहीं मुझे करना है, ये करना है। तो 28 के आजकल जो टीनेजर होते हैं तभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कैसे ये सब एक जुनून पैदा हुआ, मन के अंदर जागृति पैदा हुई कि नहीं यार करना है, अब मेहनत करते हैं, ईश्वर चाहेगा तो दे देंगे। और फिर इस दरमियान में मैं नौकरी छोड़ चुका था और वो दौर आ गया था जब संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी, संविदा से शिक्षक आ गए थे। तो जब मैंने प्रॉपर पद नहीं ज्वाइन किया तो अब संविदा शिक्षक बनूंगा या मतलब शिक्षा कर्मी बनूं या संविदा, तो ये मन में भाव थे कि देखिए जब नौकरी मिलती थी नहीं की, तो अब ये समझ लास्ट स्टेज आ गई थी। फिर सिविल सेवा का जो मेरा सपना था वो भी नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं यहीं लौड़ी में रहकर ही, क्योंकि शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए थे, तो हालांकि उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर नहीं रहा। मैं अपने पिताजी का लिए तो बहुत ऋणी हूँ, उनका ऋण मैं जिंदगी में चुका ही नहीं पाया और न चुका पाऊंगा उनके जाने के बाद। उनको वो सुकून मिल ही नहीं पाया, वो तो सिर्फ करते रहे मेरे लिए, करते रहे बस, ये स्थिति रही है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट मतलब आपके जुनून के साथ साथ एक पिता ने जो एक वास्तविक जो भूमिका थी वो निभाई कि नहीं मेरा बेटा अगर आगे। अब मैं जैसे प्राइवेट स्कूल उस समय संचालित करता था इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर, तो उसी के एक कमरे में अध्ययन कक्ष बनाया था घर से दूर। स्टडी आप घर पे नहीं कर पाता था, बच्चे हैं, वो किराए के रूम में, कमरों में, उसमें रहना, मकान में रहना, परिवार बड़ा था तो नहीं हो पाता था, तो मैंने वहाँ रूम बना लिया। पिताजी मेरे ठीक 7:45 मुझसे नाश्ता लेके आ जाते थे, हल्का नाश्ता, दूध दलिया वगैरह इस तरह से। दोपहर में खाना लेके टिफिन लेके आ जाते थे। रात में 8:45 की मैं न्यूज़ सुनता था रेडियो में। उस समय रेडियो ही साधन थे, मनोरंजन का भी साधन थी और न्यूज़ के लिए और कोई साधन यहाँ नहीं थे। तो उस समय वो खाना लेके आ जाते थे वहीं पर। तो जब वो यहाँ रहते थे तो मुझे घर नहीं जाना पड़ता था। जब वो यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन हो जाते थे तभी मैं घर आता था खाना खाने के लिए, अन्यथा मुझे घर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंडित जी के यहाँ कह दिया, उन्होंने कहा नहीं इनको आधा किलो दूध पिलाइए रोज शाम को, ना पीने आए तो मुझे बताइए। तो एक भय रहता था कि जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ आते थे, पंडित जी के यहाँ दूध पीते थे, चले जाते थे। वो दौर तो रहा होगा, आज तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आज बहुत सुविधाएं हैं। आज मतलब डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया है और इतना ज़्यादा काम करके आप नेट से कोई भी चीज़ सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। उस समय तो ये सब कुछ नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तैयारी के लिए एक ग्रुप की आवश्यकता उस समय बहुत ज़रूरत रहती थी, वो ग्रुप यहाँ नहीं था। इसके साथ साथ आप पढ़ रहे हैं, आपकी अवधारणा पूरी हुई कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ये भी नहीं पढ़ता था। तो मुझे डबल मेहनत करना पड़ती थी, पढ़ता था, लिखता था, साथ साथ कहाँ क्या समस्या आई वो लिख लेता था, कितने प्रकार के। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, इस में अध्ययन में एक चीज़ बहुत मायने रखती है, किताबें सब वही हैं, राइटर्स वही हैं, सब चीज़ें हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस तैयारी के लिए लड़के आगे आते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सेलेक्ट सब नहीं होती। कारण किताबों भर से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप देखते हैं, आप किताब पढ़ते जाते हैं, 2 लाइनें हैं, बात बीच में ब्लैंक रहता है, खाली जगह। कभी उस खाली जगह को पढ़ने का प्रयास किया तो उसमें क्या लिखा है, आपने कितने पॉजिटिव अप्रोच ली, कितनी नेगेटिव अप्रोच ली, फिर उसका कंपैरिजन करना कि कहाँ तक आप सटीक हैं, ये सुविधा यहाँ नहीं थी। फिर भी मैं प्रयास करता था। हमारे जो मुझे केशव सोनी ने सपोर्ट किया, मैं श्री केशव सोनी जी का भी ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे एंथ्रोपोलॉजी मेरा मेंस में सब्जेक्ट था, उसमें बायोलॉजी पोर्शन था, मैं मैथमेटिक्स का था, बायोलॉजी मैंने पढ़ी ही नहीं थी। तो बायोलॉजी का पोर्शन जो फिजिकली मेरा था एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में, वो केशव सोनी जी ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, पढ़ाया है।
मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनका मैं ऋणी हूँ। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब आपने 28 की उम्र में शुरुआत की, बच्चे थे, परिवार था, दायित्व था, हालांकि पिता ने वो भूमिका निभाई। हाँ जो इलाहाबाद की बात आपने भी बताई थी, जिक्र किया, हाँ, इलाहाबाद ये में आपको हमारे चूंकि जब पत्रकार यहाँ शर्मा जी मंगाते थे, तो हमारे क्लास फेलो, हमारे साथी, मेरे अभिन्न मित्र श्री राकेश द्विवेदी जी, वे इलाहाबाद रह करके तैयारी करते थे, लेकिन मेरी कोई जानकारी नहीं थी कंपटीशन की हाँ तैयारी। कंपटीशन की तैयारी करते थे, लेकिन मुझे संज्ञान में नहीं था। वो आए यहाँ जब घर लवकुश नगर, तो वो बस स्टैंड गए होंगे, तो वहाँ पत्रिकाएं देखी, तो शर्मा जी से पत्रिका उन्होंने ली, देखते रहे, पलटते रहे, वो पेमेंट करने लगे, तो शर्मा जी ने उनको मना कर दिया कि भैया ये पत्रिकाएं बिकी हुई हैं और दे नहीं पाएंगे, और सिर्फ एक एक पीस मंगाते हैं, उन्हीं के लिए मंगाते हैं भैया। तो वो उस वक्त कोई लेता भी नहीं रहा, कोई नहीं लेता था, बहुत ऑन डिमांड आपके लिए। नहीं, बस खाली वो। तो बोले वो सक्सेना जी तैयारी कर रहे हैं, सिंचाई कॉलोनी में रहते हैं संतोष सक्सेना जी, तो वो उन्हीं की पत्रिकाएं हैं, जब समय होगा तो ले जाएंगे। तो वो सीधे मेरे पास पहुंच गए। अब पहुंच गए तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने भी मेरी क्षमता को जैसा भी उन्होंने पहचाना हो। अगले दिन फिर हम लोग बैठे, लंबा डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद फिर वो मुझे इलाहाबाद ले गए। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन मैं इलाहाबाद गया था उसी दिन महोबा जिला घोषित हुआ था, और माननीय मुलायम सिंह जी आकर के महोबा का जिला घोषित करने आए हुए थे। जब हम बस में महोबा से इलाहाबाद को जा रहे थे, हेलीकॉप्टर आ रहा था। ये उस दिन की बात है कि मैं पहली बार इलाहाबाद एज ए कंपटीशन के तौर पर उनके साथ जा रहा था। अदरवाइज आप यहीं लवकुश नगर में हाँ, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मैं प्राइवेट इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी रहा हूँ, तो यहाँ के उत्तरदायित्व थे, तो मैं बाहर नहीं रह सकता था। मुझे गवर्नमेंट जॉब आपने नहीं ज्वाइन की, लेकिन आप प्राइवेट में इसलिए पढ़ाते रहे कि आपका वो उसका रीजन एक था कि जब हम हाई स्कूल और इंटर की क्लासेस को पढ़ाएंगे तो हमको उससे ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि जब क्लास में बच्चा प्रश्न पूछेगा तो एक अच्छे शिक्षक को उसके प्रश्नों का जवाब सटीक देना चाहिए। तो इसलिए मैं घर पे भी अध्ययन करता था और मैं वहाँ क्लास में पढ़ाता था। और इवन देन जो मैंने ग्रेजुएशन में कभी सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं रहा, ज्योग्राफी मैंने यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ाई है। और एक मेरा एक इत्तेफाक है कि इंटर कॉलेज में ज्योग्राफी में सबके सब लड़कों की, जितनी मेरी क्लास में लड़के थे, सबकी डिटेंशन थी, 75% से ज्यादा मार्क्स थे। इलाहाबाद गए फिर आप वहाँ? इलाहाबाद गए तो चूंकि इलाहाबाद में उस समय एक बहुत बड़ी संख्या में लोग लड़की तैयारी करते हैं। वहाँ पर कानम करके हमारे द्विवेदी जी की स्थिति ये थी कि बहुत मतलब विद्वान व्यक्तियों में मानी जाती थी। और मैंने देखा है कि परीक्षा के बाद में लड़कों की लाइन लगती है और द्विवेदी जी से पेपर चेक कराने आते थे। वहाँ की जो क्रीम रहती थी, लड़कों की चोटी के लड़के रहते थे, जो 200-250 लड़के रहे होंगे, उस रेंज में पंडित जी आते थे। तो इनके सपोर्ट से मुझे डायरेक्ट उन लड़कों की रेंज मिल गई थी, जो मेरे लिए प्रेरणादायक हुई, जो मेरे प्रश्नों की जवाब दे पाते थे। जब मेरी जो समस्याएं होती थी, रिटर्न करता था तो ले जाता था, तो पूछता था कि भैया ये मुझे बता दो, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूँ, कैसे समझूँ इसको। तो ये वहाँ पंडित जी के माध्यम से हुआ, मेरे परम आदरणीय मित्र श्री राकेश द्विवेदी जी के द्वारा। यूनिवर्सिटी के चोटी आप मिल गए? हाँ, वो ज्योग्राफी के थे डॉक्टर अशोक सिंह जी। मैं एक बार वहाँ इलाहाबाद गया तो मैं सो गया, तो मैं इनने हमारे द्विवेदी जी चर्चा किया करते थे कि डॉक्टर अशोक सिंह जी हैं जो खाली IAS की ही तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं ज्योग्राफी के क्षेत्र में। तो मैंने कहा मिलवाओ, तो बोले कभी जब होगा तो मिलवाएंगे। इत्तेफाक से मैं इलाहाबाद पहुँच गया और खाना खाने के बाद, क्योंकि उसी दिन सुबह पहुँचा था तो अब रात की जागना होती है ट्रेन की, तो मैं सो गया था। आ गए होंगे अशोक सिंह जी, आके बैठ गए। हम लोग परिचित नहीं थे। द्विवेदी जी ने हमारा परिचय उनसे करा दिया कि हमारे संतोष कुमार सक्सेना जी हैं, हम लोग कुशनगर में रहते, मतलब लौंडी में रहते हैं, उस समय लौंडी नाम था। हाँ, और अच्छी तैयारी करते हैं। तो वो ज्योग्राफी के चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो अच्छा नॉलेज स्वाभाविक माना हुआ विश्वविद्यालय है। तो उनने क्वेश्चन शुरू किए और लगभग मेरे समझ में घंटा 1.5 घंटे तक डिस्कशन हुआ। लगभग मैंने सभी प्रश्नों के जवाब दिए। जाते समय वो बोल गए कि मैं आपको मास्टर ऑफ ज्योग्राफी की उपाधि देता हूँ। बड़ा आश्चर्य लगा। तब आप पहचानते नहीं थे? पहचानते नहीं थे। अच्छा, अब ये भी देखो कि मैं भी नहीं पूछ पाया कि सर आप अपना परिचय दे दीजिए, तो वो अपना परिचय, मैं उनसे वंचित रहा। जब वो चले गए तो मैंने द्विवेदी जी से पूछा, मैंने कहा वहाँ से आए थे जो मुझे मास्टर ऑफ ज्योग्राफी की उपाधि दे गए हैं, तो इनके बारे में तो बताया जाए कि ये कौन थे। अरे वही थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक सिंह जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ज्योग्राफी के हेड। अरे मैंने कहा यार पहले मेरा परिचय करा देते तो मैं अपनी जिज्ञासाओं को तो शांत कर लेता उनसे, मैं अपने क्वेश्चन तो पूछ लेता, जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे मैं उनको क्लियर कर लेता। अब वो उस समय फोन तो होता नहीं था कि सर आज हम आपके शाम को आते हैं, चाय पियेंगे और हमको
को चाहिए, तो अब जब वो फ्री होंगे तब वो आएंगे। और फिर कंपटीशन में लड़के के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो कहीं भी जा सके। शाम को 6 बजे का टाइम ऐसा पीक टाइम होता था, जितना कंप्यूटर था सब रूम से बाहर निकल करके पूरा मार्केट फुल करके, चाय की दुकान में 15-15, 20-20 लड़के बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम लोग भी चाय पीने जाते थे। बस वही एक टाइम रहता था, तो लड़के आपस में डिस्कस करते थे अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन मतलब इतना टाइम नहीं रहता था कि कहाँ हमारे सिंह साहब रहते हैं और उनके घर तक जाया जाए। घर जाते हैं, वो मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं, तो एक आध बार तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जब कन्वेंस नहीं है क्लियर तो अब बार बार नहीं किया जा सकता। तो इत्तेफाक से उनसे भेंट फिर दोबारा हमारी नहीं। तो वो आपने यूपीएससी वाला कंपटीशन फेस किया, उसके बाद क्या हुआ? यूपीएससी की तैयारी में मुझे 6 महीने मिल पाए थे, क्योंकि जनवरी फरवरी में विज्ञापन आया था, तो फार्म भरने के बाद में मैं किताबों तो कलेक्शन करना, फिर पढ़ना, और जून में परीक्षा थी, भोपाल मेरा सेंटर था। तो 6 महीने की तैयारी, फिर ऐसी स्तर पर जहाँ कोई सुविधा ना हो, कोई बताने वाला भी नहीं था कि कुछ क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कुछ नहीं। आज तो बताने वाले भी हैं, सब कुछ भी है, नेट में, और नेट पे सर्च कर लीजिए। हालांकि नेट को मैं पूरा तो सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भी लोगों के द्वारा डाली गई जानकारी होती है। कई जगह पर बिंदु ऐसे होते हैं फैक्ट जो कि मतलब गलत भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट तो रहता है। सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ अपना एनालिसिस करिए। हाँ, बस चिंतन मेन चीज रहता है कि जब मैं पढ़ के थक जाता था तो मैं का नाम करके आराम से लेट जाता था और चिंतन करता था, जो पढ़ता था, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या चीज क्लियर है, क्या क्लियर नहीं, कौन सा शब्द ऐसा आ गया जिसका अर्थ पता नहीं। उस दौरान आपको कभी ये नहीं लगा कि क्या कर रहे हैं? ना, अंधी दौड़, उसमें मैंने अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने की 4 लेवल बनाए हुए थे। पहला लेवल था कि मैं कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ता था। दूसरा था थक गया तो या रिटन वर्क है तो जमीन में चटाई बिछी रहती थी, और रिटन वर्क वाला काम मेरा पत्रकार सब में चटाई पे लगी रहती थी, नीचे बैठ करके और बढ़िया दफ्ती पे लगा करके लिखता था, पढ़ता था। क्योंकि राइटिंग पावर बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आप जितना लिखेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतनी बार नई चीज निकल के आती है। कंपटीशन में होता है, एक बार के पढ़ने में आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब एक बार कई बार उसको पढ़ेंगे, चैप्टर को कई बार, किताब को दोहराएंगे, कई बार दोहराएंगे, तो हर बार एक नई चीज निकल को आएगी, तो मिलती है। तो वो सब चीज मैं बैठ लिखने का नीचे करता था। अब जैसे बैठे बैठे भी थक गया, कुर्सी टेबल पे थक गया, तो मैंने चार्ट बना रखे थे, कुछ पॉकेट वाले भी बना रखे थे, जेब में डले रहते थे, तो वो पढ़ते मैं निकाल के पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस तरह से भी। और चार्ट कुछ बना करके टांग रखे थे इस तरह से, तो खड़े होकर के चारों तरफ मैं उनको पढ़ता था। जैसे विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, इस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह सूची, मतलब फैक्ट जो है उस तरह की जनसंख्या से और इस तरह से बना के रखे थे, वो सब टंगे रहते थे इस तरह से। दूसरा का नाम करके एक और पोजीशन थी कि जब इसमें भी थक रहे हैं तो जो मेरा बेड रहता था, तो उसमें मैं पीछे 2 रजाई लगा करके और तकिया भी लगा करके, मतलब आधा लेटा हुआ शरीर रहता था, तो उससे भी पढ़ता था, थकान उससे भी होती थी। और एक चीज और मेन चीज होती है कि बात घंटे की नहीं है। बात देखिए, आप घड़े में पानी भरेंगे तो एक लेवल आता है कि वो फुल भर जाएगा, तो फिर इसके बाद क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो इसके लिए बीच बीच में रेस्ट की आवश्यकता होती है। आप 1 घंटे अध्ययन करिए, 1 घंटे अध्ययन के बाद कुर्सी टेबल छोड़ दीजिए, जहाँ भी है जिस पोजीशन हो वहाँ से आप छोड़ दीजिए, आप जाइए, पानी आनी पीजिए, रिफ्रेश करिए। हाँ, थोड़ा सा कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट तक आप बेस्ट करिए, फिर चार्ज होकर के फिर बैठिए, पुनः फिर पढ़िए, फिर घंटे भर बाद फिर उठ लीजिए, फिर पानी पी लीजिए, ब्रेक देते रहिए। हाँ, बीच बीच में ब्रेक देते रहिए, मतलब रेस्ट भी जरूरी है। दूसरा, मैंने इस समय तेल मिर्च मसाला बिल्कुल से ही कम कर दिया था, चाय मैं पीता ही नहीं था तैयारी में। ये नुकसानदायक है, फायदा नहीं है, इनसे नुकसान ही है, आपकी मेमोरी क्षमता घटती है। और मैं परम स्वामी जी को प्रणाम करूंगा बार बार, जिन्होंने मेरी ये उस एज में मैं 16-17 घंटे 18 घंटे भी पढ़ रहा था, 28 साल की उम्र में। हाँ, पढ़ता था ना। 2 बार 3 बार तो ऐसी स्थिति हुई कि मैं अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाया, तो मैं कुर्सी टेबल यदि मैं पकड़ ली तो अगले दिन मैं 24 घंटे भी निकल के 27 घंटे बाद मैंने कुर्सी टेबल छोड़ी है। 2 चांस ऐसी मेरी लाइफ में निकली थी, कवर नहीं कर पाया, तो मैं लगातार 24 घंटे भी बीत गए। और मेरे पिताजी और लोग ये कहते थे, पागल हो जाएगा, पागल हो